शराबबंदी के तो बहुत चर्चे होते हैं, इस पर तो सरकारें बनती हैं, गिर जाती हैं। एक वक्त था जब कॉफ़ी बंदी भी होती थी। एक दौर था जब शासकों को कॉफ़ी की मौजूदगी भी खतरनाक लगती थी। हुई ना हैरानी, कॉफ़ी की मौजूदगी ने बड़े बड़े सुल्तानों को भी आंखें दिखाई हैं। कब, क्यों और कैसे, जानिए आज मेरे साथ। कहते हैं when in Rome do as the Romans do, लेकिन मेरे लिए उस रोज ये कर पाना जरा मुश्किल हो रहा था। मैं फॉर्मर यूगोस्लाविया के प्रांत कोसोवो में रह रही थी। मेरे बगल वाले घर में बड़ा प्यारा अल्बेनियन परिवार रहा करता था। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर इनवाइट कर लिया, कॉफी ऑफर की। उन इलाकों में दोस्ती बढ़ाने के लिए, जान पहचान करने के लिए और सम्मान देने के लिए किसी दूसरे को अपनाने की निशानी होती है कॉफी पर इनवाइट करना। खैर, छोटे छोटे कांच के प्यालों में कॉफी आई। ये एक खास तरह से कढ़ी हुई अरेबिका कॉफी थी, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल करना भी आज कमजोर लग रहा है। मेरी जुबान के लिए इसका स्वाद नया और जरा कड़क था। दरअसल टर्किश कॉफी बिना दूध की होती है और जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होती है, ब्लैक कॉफी से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एक तो अरेबिका, ऊपर से इसको काढ़ने का तरीका, दोनों मिलकर इसे दोगुना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। इसे टर्किश कॉफी बना देते हैं। अब आप कहेंगे कोसोवो और टर्किश कॉफी? जी, सिर्फ यूगोस्लाविया ही नहीं, पूरा ईस्टर्न यूरोप, बाकी यूरोप के भी कई इलाके ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा थे। इस तरह ऑटोमन साम्राज्य के अपने इस फैलाव में टर्किश कॉफी ने भी एक लंबा सफर तय किया और अपनी एक अलग सल्तनत कायम की। वो सल्तनत जो यूरोप के उन हिस्सों में अभी भी कायम है। सिर्फ ऑटोमन साम्राज्य के ही हिस्सों में नहीं, 17वीं शताब्दी तक आते आते टर्किश कॉफी के कॉफी हाउसेस इंग्लैंड और फ्रांस में भी खुलने लगे थे। कहते हैं 17वीं शताब्दी के अंत के फ्रांस में तुर्की के राजदूत टर्किश कॉफी की पार्टियां रखा करते थे, जिसमें पोर्सलीन के कपों में अश्वेत दास घूम घूम कर कॉफी परोसते थे। खैर, 2002 के कोसोवो में जगह जगह कॉफी हाउस थे। एक कॉफी पर घंटों घंटों वहां के युवा और बुजुर्ग बैठे देश, समाज और परिवार पर चर्चा कर लेते थे। दरअसल कॉफी पे चर्चा का रिवाज इन इलाकों में मिडिल एजेस से ही शुरू हो गया था। इसकी शुरुआत सुल्तान सुलेमान के वक्त से हुई, जब सीरियाई व्यापारी तुर्की में कॉफी लेकर आए। पुराने इस्तांबुल में जगह जगह कॉफी हाउसेस खुलने लगे। लोगों को कॉफी पीने के साथ साथ मिलना जुलना पसंद आने लगा। मिलना जुलना शुरू हुआ तो साथ ही सल्तनत की आलोचना भी शुरू हुई। लोग अपना वक्त खराब करने लगे। काम पर भी इसका असर पड़ा और नमाज पढ़ने जाने पर भी लोग मस्जिदों की बजाय कॉफी हाउस में बैठना पसंद करने लगे। कॉफी के इस नशे को देखकर एक वक्त ऐसा भी आया जब कॉफी और इन कॉफी हाउस पर पाबंदी लगा दी गई। सन था 1555। अब सल्तनत में कॉफी कॉन्ट्राबैंड की तरह बिकने लगी। लोग इसे चोरी छुपे खरीदने लगे। ये लोगों के मुंह लग चुकी थी। यहाँ तक कि सुल्तान सुलेमान की महबूब सुल्ताना हुरेम सुल्ताना को कॉफी बहुत पसंद थी। उम्र के आखिरी पड़ाव में जब वो बहुत बीमार थीं, रह न पाईं, पाबंदी के बावजूद बच्चों की तरह महल में चोरी छुपे कॉफी मंगवाती और बना के पीती। सुल्तान जानते थे, पर जान के भी अनजान बने रहे। आने वाली सदियों में शाही हरम में हुरेम सुल्ताना की वजह से ही कॉफी मशहूर हो गई। चूंकि हुरेम खुद खुशदिल थीं, सुल्तान की प्रिय थीं, इसलिए आने वाले सुल्तानों की दासियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत थीं। सब हुरेम सुल्ताना बनना चाहती थीं, इसलिए ये सारी दासियां उनकी तरह कॉफी पीना और कॉफी बनाना दोनों सीख गई थीं। आने वाले समय में कॉफी पर लगी पाबंदी हट गई। ऐसा समय भी आया कि सुल्तान के दिल तक पहुंचने का रास्ता कॉफी के प्याले से होकर ही जाने लगा। इसीलिए शाही हरम की महिलाओं को कॉफी बनाने की कला में माहिर होना पड़ता था। इस काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने की एक होड़ भी होती थी। और सिर्फ शाही हरम ही नहीं, धीरे धीरे समाज के आम लोगों में भी ये रिवाज घर कर गया। लड़के के लिए लड़की देखने की रिवायत में भी कॉफी का रोल होने लगा। जहां एक तरफ लड़की के हाथ की कॉफी पीकर रिश्ते पक्के होते, वहीं दूसरी तरफ लड़की
कॉफी में नमक या मिर्च मिलाकर रिश्ता लेकर आए लड़के का स्वभाव भी जांच लेती। लड़का सहनशील है या गुस्सैल मालूम चल जाता और लड़के का रिएक्शन एक नए रिश्ते की नींव डालने में सहायक हो जाता। ये सारे रिवाज तुर्की तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि ऑटोमन साम्राज्य जहां तक फैला, ये रिवाज भी उसके साथ फैलता गया। साल दर साल कॉफी की अपनी किस्मत चमकती गई और उधर कॉफी के प्यालों ने लोगों की किस्मत का खाका भी खींचा। कॉफी के एक प्याले के ऊपर अगर दुनिया भर की बातें होती थीं, तो भूत और भविष्य का भी लेखा जोखा रखा जाता था। किस्मत में क्या है, पीने वाले को इसके निशान अपने कप में बची कॉफी से मिलते थे। बची हुई कॉफी के निशान देख भविष्य जानने की कला को तैसियोग्राफी कहा जाता है। खैर, कॉफी का भविष्य तो सुनहरा निकला, पर ऑटोमन साम्राज्य का नहीं। कहा जाता है कि जिस 600 साल के महान ऑटोमन साम्राज्य में कॉफी का जलवा फैला, उसी कॉफी ने साम्राज्य का जलवा हर लिया। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में बगावत में लगे लोगों के लिए कॉफी हाउस से अच्छी बैठकी की जगह और कोई नहीं थी। ऑटोमन साम्राज्य के खात्मे पर साम्राज्य सिकुड़ा और प्रथम विश्व युद्ध के बाद मंदी आ गई। अब कॉफी महंगी हो गई। ऐसे में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने लोगों से आह्वान किया कि वो अपने देश में उगी चाय पीनी शुरू करें। इस तरह तुर्की में चाय का रिवाज शुरू हुआ, पर कॉफी आज भी तुर्की की फर्स्ट ड्रिंक है। उसका अपना जलवा है जो आज भी कायम है। अतिथियों की आवभगत की निशानी, दोस्ताना बढ़ाने और प्यार का संचार करने वाली कॉफी को यूनेस्को ने भी मान्यता दी है। सन 2013 में यूनेस्को ने टर्किश कॉफी को अपनी इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। खैर, जैसे घाट घाट का पानी पीना जरूरी है, वैसे ही घाट घाट की कॉफी या चाय पीनी भी जरूरी है। हम ही ग्लोबल नहीं हो रहे हैं, हमारे स्वाद भी ग्लोबल हो रहे हैं। तो चलिए, आज की कॉफी दास्तान इतनी ही। धन्यवाद।